नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब ठीक? कैसे चल रही है स्टडीज? तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम सीखने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे क्लास 10 की सीरीज हम लोग निकाल रहे हैं, तो ग्रामर सीरीज के अंदर मैंने ऑलरेडी 2 टॉपिक खत्म कर लिए हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच स्पेशली अगर हम बात करें तो गुजरात बोर्ड के अंदर 2 मार्क का स्पेशली वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच लगा दे, क्या है। डेफिनेशन पता होते हैं बट वो जज नहीं कर पाते हैं स्टेटमेंट्स को देखकर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको ट्रिक एंड टिप्स देने की, ताकि आप स्टेटमेंट को देखें और आप उसकी मीनिंग समझ के, लाइक मीनिंग तो समझने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ टेक्निक जैसे आप पकड़ जाए कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि भाई फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ऐसी तो क्या चीज है जो हमें इतना ज्यादा सिखाया जा रहा है। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच और कुछ नहीं है, किसी भी चीज को बहुत सुंदर तरीके से बोलने का एक तरीका है, ठीक है। समझो कि एक लड़की है, ओके, और उसने बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है, ओके, और वो कहीं जा रही है। तो हम क्या कहेंगे उसको? बदन पे सितारे लपेटे हुए, है ना, गाना सुना होगा आपने, ठीक है। तो अब एक तरीका का क्या है, ये हम उनको प्रेज कर रहे हैं कि इतनी सुंदर साड़ी पहनी है। अब पूरा तो मैं नहीं गाऊंगी, मेरी आवाज इतनी कोई सुंदर नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अच्छा, हम लोग ऐसे कई बार टाइटल्स भी देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि लता मंगेशकर जी को हम लोगों ने टाइटल दिया हुआ है लाइक द क्वीन ऑफ मेलोडी, ओके, या तो फिर नाइटिंगेल, ओके, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल मतलब लाइक वो हम भारत की कोयल ना, ऐसे करके हम उनको देते हैं। या तो हम जैसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते तो उनको हमने कहा हुआ है आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए, क्या उनकी पूरी बॉडी ऐसे लोहे से बनी हुई है? नहीं ना, उनका जिगरा ना, करेज जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसके लिए हम उनको आयरन मैन कहते हैं, कभी झुके नहीं किसी के सामने। तो ये सारी चीज है, ठीक है। किसी को हम टाइटल देना, किसी की तारीफ करना, ओके। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ओके। तो क्या हुआ? चांद सा रोशन चेहरा। अब चेहरा तो चेहरा होता है ना, ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं चांद के साथ, ओके, बालों का रंग सुनहरा। अब कहाँ पे कोई बाल सुनहरे कलर के तो होते नहीं है, हाँ अभी खैर होने लगे हैं, ठीक है, बट वैसे नॉर्मली कंपेरिजन है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो जहां पर भी किसी चीज को बहुत प्यारी तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। बात आई समझ में? ओके, कोयल सी तेरी बोली। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि हम कितने फिगर्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं। देखो, ये बहुत वास्ट टॉपिक होता है, तो हम लोग सिर्फ 9th-10th के रिगार्डिंग जो फिगर्स ऑफ स्पीच आएंगे हमारे सिलेबस में उसी को कवर करेंगे और देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है और किन तरीकों से हम स्टेटमेंट्स को पहचान सकते हैं। तो चलो, नोटबुक पेन लेके आइए, बैठिए और चीजों को नोट करते जाइए। आइए बच्चों, अब देखते हैं पहला वाला। तो फर्स्ट फिगर जो स्पीच है वो है हमारा सिमिले। ओके, सिमिले इसका मतलब कि कंपैरिजन, दो चीजों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। जहां पे हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं लाइक और एज। तो ये बहुत सिंपल है, जहां पे भी आपको लाइक और एज ये दो वर्ड्स मिल जाए इसका मतलब समझ लेना कि ये सिमिले आता है, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि यू आर एज बिजी एज बी, ओके। कोई भी इंसान, कोई भी, कभी नहीं, कोई फ्रेंड होता है ना, वो बहुत बोलता है ना, बहुत बिजी रहता है ना, आपके साथ किसी बर्थडे पार्टी में आएगा, ठीक है, ना आपके साथ हैंग आउट करेगा, कुछ भी नहीं, घर पे ही रहेगा, पढ़ाई करेगा, मतलब वो आपको टाइम ही नहीं देगा। तो आप क्या बोलोगे? ओके, यू आर एज बिजी एज बी, मतलब कि मधुमक्खी बहुत बिजी होती है, तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं मधुमक्खी के साथ, ठीक है। ओके, सेकंड देख लेते हैं। मिल्खा सिंह रैन लाइक द विंड। ओके, अब मिल्खा सिंह आपको बताइए, ठीक है, बहुत तेज भागते हैं। तो उनको हम क्या कह रहे हैं? जैसे पाकिस्तान में वो जब गए थे और जब उनका रेस हुआ था तो बहुत तेज भागे थे, ठीक है। तो उनको कहा कि तुम तो भाई विंड से भी ना, हवा से भी तेज भागते हो। ओके, तो कंपैरिजन किसके साथ किया? हवा के साथ किया है। फिर यू आर एज ब्रेव एज लायन, ठीक है। तो लायन की तरह तुम ब्रेव हो, देख रहे हो एज है, लाइक वर्ड्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो लायन की तरह ब्रेव, हम यू भी बोलते हैं लाइक यू आर लायन, ठीक है, तुम लायन हो। अगर हम किसी को ये कहें कि तुम लायन हो, इसका मतलब ये नहीं वो लायन बन गया, ठीक है, हम उसकी ब्रेवरी, उसकी करेजियस की बात कर रहे हैं। तो सेम चीज अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो एक तो हमने ये कह दिया कि यू आर लायन, और दूसरा हम कह सकते हैं लाइक यू आर, ओके, यू आर ब्रेव एज लायन। तो इस तरीके से हो सकता है। शी इज लाइक एन एंजल, ठीक है, परियों की तरह है वो। तो इसका मतलब कि हमने उसको एंजल कहा ना, एंजल के साथ कंपेयर किया, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना, यू आर माई एंजल, ठीक है, तुम तो मेरी परी हो, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो परी थोड़ी बन के तुम्हारे साथ आई, वो तुम उसको परी की तरह मान रहे हो। तो या तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है, या तो हम लोग लाइक और एज करके
कंपेयर करते हैं। तो जब लाइक और एज आ जाए, जो कंपेरिजन दो तरीके का होता है, एक सिमिले होता है जो भी मैंने बताया, एक नेक्स्ट बताऊंगी दैट इज अ मेटाफोर। ठीक है, दोनों में कंपेरिजन ही होता है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि सिमिले के अंदर आपको लाइक और एज जब आ जाता है तो दैट इज अ कंपेरिजन। बहुत ईजी है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ना बच्चा, सेकंड इज द मेटाफर। ओके, अब मेटाफर भी कंपैरिजन ही होता है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे लाइक और एज का वर्ड का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब इसको समझने का एक तरीका आप देख सकते हैं, एक्स इज वाई, समझ रहे? ठीक है, मतलब कि आपको कंपैरिजन में से इस बीच में आएगा और दो चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, इस बीच में आएगा और दो चीजें अलग अलग होंगी। आइए, जैसे कि टाइम इज मनी। ठीक है, तो टाइम को हमने किसके साथ कंपेयर किया है? पैसे के साथ कंपेयर किया है। ओके, टाइम इज मनी। ओके, वैसे मेरा ये होता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, है ना? हेल्थ को हम लोग अगेन किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? वेल्थ, मतलब कि पैसे के साथ। ओके, अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो पैसे क्या कमाओगे? ओके, पैसा हुआ भी हो तो तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई यूज नहीं है उसका, तो हेल्थ इज वेल्थ। तो आप देखो कि इस तरीके से है ना, इसका यूज करके दो अलग चीजों को कंपेयर किया गया है। नाउ द पिज्जा इज अ फायर। अब इज अ फायर मतलब कि वो गरम, फायर मतलब क्या है? गरम होती है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पिज्जा बहुत गरम है। ओके, तो अगर इसको सिमिली में कहा जाता, ठीक है, तो वैसा कहा जाता लाइक द पिज्जा इज एज हॉट एज फायर। ठीक है, अब यहाँ पे हॉट हमने वर्ड हटा दिया क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कंपेयर लाइक डायरेक्ट वैसे कर रहे हैं, तो कैसा हो गया था? पिज्जा इज अ फायर। ठीक है, तो पिज्जा फायर है, फायर तो हो नहीं सकती, मतलब गर्म है बहुत। लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। ठीक है, लाइफ जो है वो चॉकलेट का डब्बा है, मतलब कि जिंदगी बड़ी मीठी है। ओके, फिर आता है लाइक कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, कैमल जो है वो डेजर्ट का शिप है। अब शिप मतलब तो अपने को पता है ना, पानी में जो चलती है वो। अब यहाँ पे तो डेजर्ट रेगिस्तान हुआ, इसका मतलब कि पानी में सिर्फ और सिर्फ शिप चल सकती है, उस जगह डेजर्ट में सिर्फ और सिर्फ कैमल जो है वो चल सकता है। इसके लिए हमने कंपैरिजन कैसे किया है? शिप के साथ कंपैरिजन किया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे तारे जमीन पर गाना है ना, लास्ट में एक आता है, ठीक है, वो जो ड्राइंग वाला बनाते हैं, तो उसमें भी वो दर्शन रावल के साथ, दर्शन रावल नाम है, सॉरी मैं भूल गई बच्चे का नाम, जो भी है। ठीक है, तो उसको एक कंपैरिजन किया गया है उस गाने के अंदर। ठीक है, तू है नदी, ओके, छल से चल, या तो फिर उसमें तू धूप है, ओके, छल से बिखर। अब उस लड़के की क्षमता ना, एबिलिटी जो है उसका ड्राइंग करने का, उसको कंपेयर कर रहा है कि तू धूप है, मतलब यू हैव द टैलेंट, ओके, स्प्रेड योर टैलेंट। तो इस तरीके से कंपैरिजन, आप हिंदी गाने सुनेंगे और सुनते भी होंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन जो मिल जाते हैं। कभी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है, कभी जो है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। डायरेक्ट में हम लाइक बोल देते हैं, ठीक है, कोयल सी तेरी बोली, तो हम कंपेयर करें कि कोयल जैसी तुम्हारी मीठी आवाज है, तो ओके, वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। और ये कैसे हो गया? इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। एक्स इज एक्स मतलब कि समथिंग, ओके, वन थिंग इज कंपेयर्ड विद द अनदर थिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो इतना लिख दो, फिर हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। मैम आप ये क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली तो किसी ने बुरी डाली, मैंने जिस डाली पे नजर डाली उसी डाली को किसी ने तोड़ डाली। क्या है ये है एलिट्रेशंस। दुबई में डूब गया। ओके, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे शब्द तो अलग अलग है बट उनका जो साउंड है ना वो ऑलमोस्ट सेम आता है। यही तो हमारा थर्ड टॉपिक है, एलिट्रेशन। ओके, अब बहुत अपने टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो देखे होंगे, सुने भी होंगे। ओके, एक फेमस तो वही है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदी की रात में चटनी चटाई, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अलग अलग वर्ड्स हैं बट उनका जो जो फर्स्ट वर्ड स्टेटमेंट में आता है ना, उसका जो साउंड है वो पूरे स्टेटमेंट में आपको सुनाई देता है। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो जैसे कि हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट याद करना, देखो ए ई आई ओ यू जो होता है वो वॉवल होता है ना। हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो उसको हटा के बाकी जो है दैट इज अ कॉन्सोनेंट। अब जैसे कि सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड, स स स स स स स सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट, साउंड थोड़ा हो गया, ऑन द सैंड। ठीक है, सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड, स रिपीट हो रहा है, यस। ओके, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी सो, ओके, सी शी, ओके, शी
sells seashells, okay, by the seashore, okay. श और स जो है वो रिपीट हो रहा है पूरे स्टेटमेंट में। दोबारा देखते हैं, she sells seashells by the seashore, ओके। तो जब भी आपको ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं जहां पे जो कॉन्सोनेंट साउंड पूरे स्टेटमेंट में आपको कई बार रिपीट होते हुए फील हो कि हाँ ये तो बार बार सेम साउंड ही रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन इज नथिंग बट द रिपीटेशन ओनली, बट यहाँ पे हम बात करें कॉन्सोनेंट साउंड्स की, ओके। जैसे यहाँ पर द वॉलरस वॉज वेटिंग फॉर द वाटर, वो द वॉलरस, ओके, वॉज वेटिंग फॉर द वाटर, ठीक है, ओके। He holds his head high. He holds his head high. He. ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। मैं थोड़ा जोकर टाइप लग रही हूँ ना इसके अंदर। तो ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट्स का साउंड आपको पूरे स्टेटमेंट में रिपीट होता हुआ दिखे। आप जब स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको जब वो ऐसे महसूस होता है तो दैट इज एलिटरेशन, है ना मजेदार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो हमने 3 फॉर्म्स देख लिए हैं, ओके, सिमिले हो गया, मेटाफोर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, आपको अच्छे समझ में आ गया और आप इन सारी चीज़ों को लिख भी रहे हैं, प्लस वो भी चीज़ें नोट डाउन करते जाना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसे कोई स्टेटमेंट शायद मैंने नोट में ना लिखी हो बट मैं जाकर आपको बता रही हूँ, तो उस चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाना। तो चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ना बच्चों। हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोले, ओके। इसका मतलब ये है कि मोर देन रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है, हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। आपके भी ग्रुप्स में होंगे बहुत सारे ना बढ़ा चढ़ा के बोलते होंगे, अरे मेरे पापा की तो ये पहचान है, अरे मैं तो जाता हूँ ना तो पुलिस वाले साइड में हट जाते हैं, मुझसे हेलमेट के लिए पूछते ही नहीं है। ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो डींगे हाँकते रहते हैं। हम उस टाइम तो कहते हैं हाँ सही है, फिर पीछे जाके बोलते हैं क्या पागल बना रहा है हमको, ठीक है। यहाँ तो कई बार बोलते हैं हाँ ठीक है चल लपेट, ठीक है, लपेट, वो फेंक रहा है हम लपेटेंगे, ओके। तो दीज आर द वर्ड्स वी ऑलवेज यूज जब हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई कोई बंदा जो है वो बहुत फेंके जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बोलना, ठीक है, एक्सट्रीमली ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने को हम लोग कहते हैं हाइपरबोले। अब ये ज़्यादातर हम काम हमारी पड़ोस वाली आंटियाँ भी करती हैं, हमारी मम्मियाँ भी करती हैं, उनका भी काम ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बच्ची की या बच्चे की अगर इनकम होगी चवन्नी जैसी, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, अरे मेरा बेटा तो यहाँ पे काम कर रहा है, सब उसको सलाम करते हैं मेरे बेटे को, क्या तो इज्जत है, और वहाँ पे जाओ तो पता चलेगा क्या करता है, ठीक है। तो मम्मी अभी बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे अपने बच्चों के बारे में, स्पेशली जब कंपेरिजन आते हैं ना, उसका बच्चा मेरा बच्चा, तो मतलब वैसे शुरू हो जाते हैं। तो इस सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो आते हैं वो हाइपरबोले में आते हैं। आइए जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल है, जैसे आई एम सो कन्फ्यूज, माई हेड इज स्पिनिंग, मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरा सर जो है वो घूम रहा है, ठीक है। अब सर तो नहीं घूमता ना, सर चकराना, सर घूमना, इसका मतलब कि सर मतलब कहते हैं कंफ्यूजन ज्यादा है ना, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, तो उसको हम क्या करें कि सर हमारा घूम रहा है, चकरा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ हम वर्ड्स यूज करते हैं। हर स्माइल इज ब्राइटर देन द सन, ठीक है, सूरज से भी ज्यादा चमकदार उसकी हंसी है, ओके। अब ऐसा एक तरीके की कंपैरिजन भी हो गया मेटाफोर का, ठीक है, बट ये अलग है, हम यहाँ पे कंपैरिजन देन लगाया कर रहे हैं तो इसलिए मेटाफोर मिल नहीं आएगा। बट हाँ हम लोग क्या करें, उसकी स्माइल को हम कंपेयर करें कि इसकी स्माइल तो है सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज है, ठीक है, ऐसे करके। या वो एड नहीं आती है निरमा की, कौन सी एड आती है, ओके, दूध सी सफेदी निरमा से आई, है ना, कपड़े की आती है ना, दूध सी सफेदी, कपड़ों में दूध से ज्यादा सफेदी आ गई, ठीक है। तो कंपैरिजन हो रहा है, बट ये कंपैरिजन का अगर बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे यहाँ पे हाइपरबोले। आई नियरली डाइड लाफिंग, ठीक है, हंस के मैं तो मर गई। हंस है, कौन मरता है, कोई मरता है क्या, ठीक है। हाँ ये है कि थोड़ा पेट दुखता है ना, ज्यादा हंस लिया अपन ने, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्जैगरेट कर रहे हैं, ओके। फिर आता है हमारे पास आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, ठीक है, मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं पूरा घोड़ा ही खा जाऊँ। अब कौन घोड़ा खाएगा, खा सकता है, नहीं खा सकता है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग घर पे ऐसे बैठे होते डाइनिंग टेबल, मम्मी को टाइम लगता है, ठीक है, मम्मी खाना लाओ, पेट में चूहे घूम रहे हैं, खाना लाओ। अब पेट में चूहे कहाँ से घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। हम मम्मी को बता देंगे मम्मी हमें बहुत भूख लगी है, अब नॉर्मल बोलो मम्मी बहुत भूख लगी है, मम्मी बोले हाँ ठीक है लाती हूँ। पर जैसे बोलो ना मम्मी पेट में चूहे घूम रहे हैं, बहुत भूख लगी है, तो लगेगा हाँ भाई मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, ठीक है, तो मम्मी फटाफट खाना लेके आएंगे। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करने को हम लोग कहेंगे हाइपरबोले। समझ में आ रहे हैं स्टेटमेंट्स कैसे हैं, ठीक है। देखो बच्चा अभी हम लोग से मीनिंग कर रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे खासे एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें हम जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट में एक ही फिगर ऑफ स्पीच यूज हो, एक स्टेटमेंट में काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग जो स्टेटमेंट्स करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक के ही स्टेटमेंट्स होंगे नो डाउट, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि
जो भी हमें पोइट्री दी हुई हैं, ओके, उनमें स्टेटमेंट्स में किस तरीके से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अप्लाइड होता है, तो अपन वो देखेंगे, टेंशन मत लेना, पहले मीनिंग सही समझ लो। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एजोनेंस। ओके, एजोनेंस का मतलब क्या होता है? एजोनेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे स्टेटमेंट में वॉवल का साउंड जो है वो आपको बार बार सुनाई देगा, सेम वॉवल का साउंड आपको पूरे स्टेप में सुनाई देगा, बट जो स्टार्टिंग वर्ड होगा, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट होगा जो अलग होगा, ठीक है। तो रिपीट द सेम वॉवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पता चलेगा। ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। ओके, अब देखो, ही इज द स्टार्टिंग वर्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है। ओके, अब ही, ये ह से स्टार्ट हुआ, दैट इज द कॉन्सोनेंट। अब शुरू करते हैं। ही ईट्स, क्या आया? ई। द स्वीट, क्या आया? ई। ओके, स्वीट। ओके, ट्रीट्स, ओके, क्या आया? ई। तो क्या हुआ? ई, है ना, AEIOU। तो यहाँ पे जो ई वर्ड है, ई जो साउंड है वो आपको बार बार सुनाई दे रहा है। अब फटाफट से बोलो तो देखो सुनाई देगा। ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। ई बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स रहेंगे जहाँ पे आपको वॉवल का एक ही साउंड बार बार सुनने को मिलेगा, उसको हम कहेंगे एजोनेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। ओके, द रेन, एन, देखो ए की आवाज आई, ओके, रेन, एन। ओके, द रेन इन स्पेन, फिर से आई ए की आवाज। फॉल्स मेनली, मे, ए, ओके, AEIOU, ऑन द प्लेन। आया समझ में? ठीक है। देखो ये सब में रिपीट नहीं होगा, बट ये है कि स्टेटमेंट में मेजोरिटी वर्ड्स में जो होगा वो साउंड आपको सेम सुनाई देगा, दैट इज द एजोनेंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ इज यू काउ नाउ। ओके, हाउ, ओ, ओके, AEIOU, ओ, ओके, हाउ इज यू में नहीं आया कुछ भी, सेम नहीं है, ठीक है। काउ नाउ, ओके, हाउ काउ नाउ। तो ये क्या हो गया? ओ वाला आपका वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, विच इज द वॉवल ऑफ ओ, ठीक है, इस तरीके से। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। ओके, बियर, ओके, क्या आया? बियर इज नियर, ओके, तो यहाँ पर बी, ई, फिर से ई आया, ठीक है, इस तरीके से। तो बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर माई डियर। ओके, तो आ सकता है ना ऐसे, चलो लिख दिया माई डियर। तो सब में जो है वो सेम टाइप ऑफ वॉवल जो है वो आ रहा है। आप देखो, अगर वॉवल का साउंड सेम होगा तो बटों की स्पेलिंग भी सेम होगी, ठीक है। तो अगर आप देखो ना तो आपको हर जगह पे ऑलमोस्ट जो है, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट बनेगा, ठीक है। आप ये सिर्फ साउंड सेम दे रहा है बट स्पेलिंग्स में कुछ सिमिलरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, एन, AIN, ओके, AIN और AIN। यहाँ पे देखो, हाउ इज यू काउ नाउ, ओके, हाउ, OW, ठीक है। देखो बियर में, ओके, पूरा बियर, नियर, ओके, फियर, डियर, सेम आया, ठीक है। अब देखो इसमें रिपीटेशन भी बहुत सारे बचे बोले, मैं रिपीटेशन भी नहीं करवा रहा हूँ, रिपीटेशन करवाऊंगी तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे हम लोग फोकस करने साउंड पे, ठीक है, साउंड पे। वर्ड कितना रिपीट हो रहा है मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं साउंड पे फोकस कर रही हूँ। तो साउंड जो है वो जब कॉन्सोनेंट वाला साउंड आता है तो अपन ने वो आगे देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो साउंड है वो वॉवल का होगा, ठीक है। वॉवल का साउंड आपको बाद में, तो AEIOU याद करते रहना, और ऐसे अगर साउंड्स आपको बार बार जब आप बोल रहे हो आपको कान में वही साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द एजोनेंस, ठीक है। क्लियर हुआ ये अच्छे से? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, लिख दो पहले इसको बच्चों। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन इसका मतलब कि रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स इन द स्टेटमेंट, ओके, या फ्रेजेस, कुछ भी। तो जो चीज़ आपको बाबा रिपीट होते हुए नजर आ रही है लिखा हुआ, इसमें कोई साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, ना वॉवेल ना कॉन्सोनेंट, कुछ भी नहीं। जब कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे थे तो उसको हम एलिट्रेशन कह रहे थे, ओके। वॉवेल्स रिपीट हो रहे थे उसको हमने एजोनेंस कहा। अब यहाँ पे वर्ड्स ही रिपीट हो रहे हैं पूरे के पूरे, तो इसको हम कहेंगे रेपिटेशन, और ये बहुत आसान होता है पहचानना। देखो जैसे कि होम स्वीट होम, ठीक है, फ्रेज आया ना ये फ्रेज के अंदर, ठीक है। तो होम स्वीट होम, खुल जा, हाँ, ठीक है। तो होम 2 बार आया, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4, ठीक है। तो 2 और 2 रिपीट हो गए। वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर, ठीक है। यहाँ पे इट्स ओके नॉट टू बी ओके, कभी कभी ठीक नहीं होना भी ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको एक वर्ड, अगर स्टेटमेंट आपको
कपलेट्स दिए हुए हैं या सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है या 4 स्टेटमेंट जो भी आपको दिए हुए हैं पोएम के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपको एक वर्ड बार बार रिपीट होते हुए नजर आ रहा है स्टेटमेंट्स के अंदर तो आप रेपिटेशन तो आराम से लिख ही देना। ठीक है, क्लियर हुआ ये इतना? तो चलो ये तो बहुत आसान था, इसमें तो उसके अलावा क्या एग्जाम्पल दूँ आपको, क्लियर तो हो चुका। वर्ड्स का रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट्स में एलिट्रेशन, वोवेल्स के अंदर एजोनेंट्स, पॉइंट तीनों क्लियर हो गए। चलो तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ना बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच में वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग ह्यूमन कैरेक्टर दे देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मतलब उसको हमने एज अ पर्सन हमने एक इमोशन डाल दिया। ठीक है, जैसे एक गाना है ना, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, लिखो कमेंट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया कि चंदा ने पूछा तारों से। अब चंदा, मून, मून तो एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग मानते हैं ना, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारे लिए तो लाइक मून इज अ नॉन लिविंग थिंग, तभी तो चंद्रयान चांद पहुंच गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि चंदा ने पूछा। अब चंदा पूछ रहा है, पूछने का काम कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं ना, चांद थोड़ी करेगा। अच्छा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, तारा भी पूछ रहा है ना। तो अब इस तरीके का क्या है, आस्किंग। अब आस्किंग ये इमोशन है, एक कैरेक्टर है, फीचर है ह्यूमन बीइंग का, और हम ये फीचर डाल रहे हैं एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर। तो ऐसा कुछ आता है तो उसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द ट्रीज डांस्ड इन द विंड। अब जब हवा का झोंका आता है ना, ठीक है, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, है ना। तो यहाँ जो पेड़ होते हैं वो इस तरीके से झूमते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, द ट्रीज डांस। अब डांस तो ह्यूमन बींग्स करते हैं ना, ठीक है, ट्रीज तो नहीं करते हैं, बट ठीक है, हमने कैरेक्टर दिया, उनका जो झूमना होता है, जो हिलना होता है, उसको हम डांस कह रहे हैं। द ग्रे क्लाउड्स क्राइड ड्रॉप्स ऑफ रेन। ठीक है, अब काले बादल, ठीक है, काले बादल जब गरजते हैं, ठीक है, तो वो बरसते भी हैं। अब बरसते हैं तो यहाँ पे बरसने वालों को क्या बोल रही है, क्राइड, रो रहे हैं। ठीक है, तो आंसू, जो उनके आंसू हैं वो रेन के ड्रॉप्स की तरह हैं। तो ये कंपेयर लाइक यहाँ पे क्लाउड्स और रेन को, ड्रॉप्स को उन्होंने ह्यूमन बींग्स का फॉर्म दिया है, क्राइड का। द विंड येल्स वाइल ब्लोइंग। ठीक है, येल्स मतलब चिल्लाना। ओके, तो जब तेज हवा चलती है तो आवाज आती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब वो तेज हवा चल रही है तो चिल्ला रही है, ऐसे करके। द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। ठीक है, सड़कें मुझे बुला रही हैं। अब मेरे को पता कौन सी सड़कें बुलाएंगी, ठीक है, कोई सड़क नहीं बुलाती है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, सड़कें मुझे बुला रही है, मतलब मुझे जाना है या समथिंग। तो बेसिकली सड़कें, स्ट्रीट्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम कह रहे हैं कि कॉलिंग, बुला रही है। तो पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर से किसी भी नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। आई थिंक आसान हो गया। ठीक है, एक पर्सन का एटीट्यूड देना नॉन लिविंग थिंग को, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ नॉन लिविंग थिंग ही नहीं होता, इसमें जैसे कि ये होता है ना, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, क्योंकि वो भी बोलते नहीं, हमारे लिए तो वो बेजुबान है, ठीक है, सीधी सी बात है, तो वो बोलते नहीं है, तो उनके अंदर भी जो एटीट्यूड डालते हैं बोलने का, डांस करने का, व्हाट्सएवर, तो वो भी एक पर्सनिफिकेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो चलो इतना लिख दो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए बच्चों, अब देखते हैं दो फिगर ऑफ स्पीच एक साथ, क्योंकि उनमें जो मीनिंग का अंतर है ना, पतली लाइन जितना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे आपके पास आता है पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन, तो इनमें क्या है, इनमें बेसिकली दोनों हम लोग जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं। जैसे कि पैराडॉक्स में हमारे पास आता है रिफर्स टू कॉन्ट्राडिक्शन इन अ लॉजिकल सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस जो है जिसके अंदर दो बातें की गई हैं और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए, जैसे कि फ्रीडम इज स्लेवरी, ठीक है, आज़ादी गुलामी है। आज़ादी और गुलामी दो अपोजिट वर्ड्स हुए, बट एक ही स्टेटमेंट में आ रहे हैं, और वो स्टेटमेंट ऐसा होता है कि कभी ना कभी आज़ादी एक गुलामी की तरह ही होती है। ठीक है, आपको आज़ाद तो किया गया, बट यू आर नॉट एक्चुअली फ्री। ठीक है, तो आज़ादी गुलामी होती है, लाइक दैट। जैसे कुछ कंट्रीज के ऐसे रूल्स होते हैं कि दिखता तो है कि भाई लोग बड़े आज़ाद है, बट अंदर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ओके, स्टेटमेंट समझ लो, पूरा स्टेटमेंट उसके अंदर कवर कर रहा है, एक स्टेटमेंट की मीनिंग बन रही है कि आई नो वन थिंग, मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। ठीक है, अंत ही आरंभ है। ओके, महाकाल जी का वीडियो, महाकाली जी का, अंत ही आरंभ है। तो अंत भी आया और आरंभ भी आया, मतलब कि बिगनिंग भी आया और एंड भी आया। ठीक है, बट ये
जो है पूरे स्टेटमेंट के ऊपर लागू होते हैं। और ऑक्सीमोरन में आपको लिटरली कोई स्टेटमेंट में लागू नहीं होंगे, बट आपको दो वर्ड्स ऑपोजिट एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। दो ऑपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे एक साथ, कोई भी बीच में गैप नहीं होगा। जैसे इसमें गैप था ना, इसका गैप आया, ठीक है। आई नो वन थिंग, दैट आई नो नथिंग, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट आएगा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, स्टेटमेंट में डिफरेंस आया। यहाँ पे आपको दोनों वर्ड्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, मतलब यार क्या जबरदस्त था ना, सीरियसली। अब सीरियस मतलब तो एक ऑपोजिट ना, गंभीर, और फनी मतलब मजाकिया, गंभीर मजाकिया है, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों वर्ड्स जो है वो ऑपोजिट एक साथ कनेक्टेड हैं। द मील इज ऑफुली डिलाइटेड, अब ऑफुली ऑफ जो है वो अपना उसमें सैडनेस की बात करते हैं, डिलाइटफुल मतलब कि खुशी की बात हो रही है। अब दोनों, ठीक है, गम और खुशी कभी गम, ठीक है, वो वाली बात है। अगेन कभी खुशी कभी गम इसमें आएगा, हाँ पैराडॉक्स में आएगा, क्योंकि बीच में वर्ड आया कभी खुशी कभी गम, तो कभी वर्ड बीच में आया तो ये पैराडॉक्स बनेगा, ऑक्सीमोरॉन नहीं बनेगा। ओके, अब जैसे कि कुछ मैंने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, बोनलेस रिब्स, ठीक है। अब रिब्स कब से बोनलेस हो गए ना, रिब्स जो है, जो हमारा पिंजरा स्केलेटन, उसमें बोन तो आएगा ही ना। ओके, ऑनेस्ट थीफ, ठीक है, सच्चा चोर, बोलो चोर कब सच्चा हो सकता है। ओके, बिटर स्वीट, कड़वा भी और मीठा भी ना, खट्टी मीठी बातें ना, खट्टी मीठी एक साथ बोलते थे ना हम लोग, ठीक है, खट्टी मीठी। तो ऐसी करके जब आपके पास दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आएंगे, बीच में कोई भी और वर्ड नहीं है, ठीक है, जब एक साथ आते हैं तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। और ऐसा कोई स्टेटमेंट जहाँ पे मीनिंग बन रही है, ठीक है, एक पूरी मीनिंग बन रही है, और वो दोनों अपोजिट वर्ड्स पूरी एक स्टेटमेंट को एक लॉजिकल थॉट दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पैराडॉक्स। पॉइंट क्लियर हुई, ठीक है। इसके लिए मैंने कहा लाइक दोनों में है कॉन्ट्राडिक्शन ही, बट यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट में लागू हो रहा है, यहाँ पे दो वर्ड्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आई थिंक कि मीनिंग समझ में आ गई ऑक्सीमोरॉन के पैराडॉक्स की, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लिथोट्स। ओके, तो लिथोट्स में जो आएगा वो आएगा नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस, ठीक है। मतलब कि एक्सप्रेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, बट स्टेटमेंट जो होगा वो सेम। लाइक तुमको वैसे हम लोग ज़्यादातर नहीं अपने भाई बहन को चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे भाई अपना जिम में जा रहा है तो हम बोलेंगे ओए तू कोई सलमान खान नहीं है, चल बैठ जा आराम से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तेरी बॉडी सलमान जैसी नहीं है, चल साइड में हट। ओके, यहाँ कई बार हम बहनों को नहीं भाई चिढ़ाते, वो भाई कहते हैं ना ओए तू कोई मिस यूनिवर्स है नहीं, तो मेरे सामने ना ज़्यादा उछल मत। ओके, तो मिस यूनिवर्स नहीं है मतलब कि कंपेयर ना, भाई बैठ जा। तो इसका मतलब कि जहाँ पर भी कंपेरिजन ना, यहाँ पापा को अगर हम कोई बोले पापा हमको आईफोन 15 दिला दो ना, मैं कोई अंबानी नहीं हूँ, ठीक है, पापा ऐसे बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि क्या हो गया ना कि वो हम लोग बता रहे हैं कि भाई मैं एक ऑर्डिनरी पापा हूँ, मैं अंबानी नहीं हूँ, ठीक है, कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और मैं आपको आईफोन 15 दिला दूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर पहचान वाली चीज़ है तो नॉट, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में नॉट आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट में नॉट आता है, बट वो आपको पॉजिटिव फॉर्म दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे लिथोथिस। ओके, जैसे कि आया ही इज नॉट स्टार्विंग, ठीक है, वो भूखा नहीं है, मतलब उसका पेट भरा है, उसने खाना खाया है, ठीक है, इज नॉट स्टार्विंग। यू आर नॉट मिस यूनिवर्स, अपने भाइयों का डायलॉग, ठीक है। विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, सीधी सी बात है, ठीक है, इतने सारे मिलियन फॉलोवर्स होंगे, कहाँ से ऑर्डिनरी होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एक सही से मीनिंग बन भी रही है, मीनिंग पॉजिटिव बन रही है, ठीक है, कोई आम इंसान नहीं है यार, ये तो खास इंसान है, खास इंसान। तो मीनिंग अपनी बनी अफर्मेटिव में, बट अपन बता रहे हैं इसको नॉट के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे कभी भी नॉट आए ना तो आप देख लेना कि 99.9% अपना जो है वो लिथोथिस बन जाता है। बट एक बार आप स्टेटमेंट को जरूर हिंदी में समझना कि वो बोलना क्या चाह रहा है, एंड देन यू कैन यूज दिस फिगर्स ऑफ स्पीच। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो लिखो इसको। सो बच्चा पार्टी 11 तक हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच देख लिए। थोड़े बहुत और भी हैं जो आपके पोएम्स में आते हैं, जैसे कि एपोस्ट्रोफी हो जाता है, ओके, एंड एनेस्ट्रोफी आ गया, तो ऐसे 2-3 और हैं, एपिटोम आ गया। तो ये भी मुझे सिखाने हैं, बट अब भी सिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इतना लिखिए, इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पूरा रीड आउट कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो दूसरे हैं वो कवर अप कर लूँगी, एंड देन विल गो विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर लगा तो एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मैं एक्सरसाइज जो है वो दे दूंगी, और अगर लगा कि नहीं वो वीडियो भी लंबा हो रहा है तो फिर थर्ड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के ही लिटिल एग्जाम्पल्स लेंगे, सो दैट जब टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आए तो आपको वो जल्दी से रिकॉग्नाइजेशन हो जाए।
तो बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये फिगर्स ऑफ स्पीच के वो सारे रहेंगे, बहुत सारे होते हैं मैंने कहा, बट मैं स्पेशली गुजरात बोर्ड क्लास 10th के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ वीडियो, तो ताकि उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार रहे, और कुछ भी हो तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय। बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज अपोस्ट्रोफी। ओके, अब अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, जो स्पीकर होता है, ओके, स्पीकर एड्रेसेस डायरेक्टली टू समवन हु इज नॉट प्रेजेंट और इज डेड। ठीक है, जो इंसान या कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई चीज़, नॉन लिविंग थिंग जो नहीं है ना, ठीक है, लाइक अगर कोई बॉडी डेड है और उससे कोई बात करते हैं वो हो जाएगा, या एक नॉन लिविंग थिंग से अगर हम लोग उसको एक इंसानी रूप मानकर बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे एपोस्ट्रोफी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक गाना है, ठीक है, आपने सुना होगा, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब इसके अंदर कहाँ तुम चले गए मतलब कि एक इंसान जो है वो मर चुका होता है, पुरानी मूवी है, ठीक है, तो इंसान जो है वो मर चुका होता है और उसके जो चाहने वाले हैं वो उनके लिए वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब वो जो इंसान है वो मर चुका है और वो उससे बात कर रहा है कि तुम कहाँ चले गए, ठीक है, दैट मीन्स कि डेड पर्सन है या वो इंसान जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उससे बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रोफी। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसे बहुत से सीरियल्स वगैरह में भी होता है, ठीक है, किसी की लाश पड़ी रहती है, बॉडी पड़ी रहती है, ठीक है, तो उनके जो भी होते हैं, लाइक अगर कोई बच्चा है ना, उसकी बॉडी है या कोई वाइफ है, तो उनके जो हस्बैंड होंगे या माँ होती है, ठीक है, ऐसे कैसे तो मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, ये कौन होगा, ऐसे करके कुछ डायलॉग्स आते हैं। तो इसका मतलब कि वो जो डेड इंसान है, ठीक है, अब डेड इंसान होता है कि नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, तो उससे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी डालते हैं। बात आई समझ में? ओके, जैसे कोई एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, अगेन एक प्यारा सा गाना है, ठीक है, एक अभिषेक बच्चन जी है उसमें, और वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाते हैं, ठीक है, तो वो अब ना वहाँ पे चांद से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं उसको, ए चांद तेरी चांदनी की कसम, मेरे पास भी एक चांद है, तुझ में तो फिर भी दाग है, मेरा चांद तो बेदाग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीरो है या ठीक है, इस गाने के अंदर जो स्पीकर है वो चांद से बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि ए चांद तेरी चांदनी कसम, ठीक है, कि तेरी चांदनी कसम है, मेरे पास भी एक चांद है, तुझ में तो फिर भी दाग है, मेरा चांद तो बेदाग है। ठीक है, समझ आया? तो ये सब गाने जो हम देखते हैं ना, जो हम बहुत प्यार करते हैं इन गानों से, वो और कुछ नहीं होते हैं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच की तो करामत है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने से कहा कि फिगर्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट द किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करना, तो हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो ये गाने, मुझे नहीं पता आवाज़ कैसी मेरी, पर ठीक है, मैं आपको ये गाने सुना रही हूँ, यहाँ से कोई शेर व शायरी है जो भी है, तो आप समझिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग उसको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेल यहाँ पे इसको हम कहेंगे अपोस्ट्रोफी, ठीक है। या तो आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बहुत डायरेक्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लड़के होते हैं ना, अब लड़कों का ऐसा है कि भाई बाइक लेके भ्रूम भ्रूम चल रहे हैं, अब पैसे होते हैं नहीं, कमाते तो है नहीं, पापा ने दिया 100 रुपये, 100 रुपये का पेट्रोल बरवा दिया, ठीक है, और जा रहे हैं। अब उनका डेस्टिनेशन थोड़ा सा दूर है, पेट्रोल खत्म होने को आया, ठीक है, बोलेंगे अरे यार भाई ना, बाइक से बात कर दे, अरे यार भाई यार प्लीज़ मेरे को वहाँ तक पहुँचा दे यार, फिर बंद होना, पेट्रोल खत्म होने को आया, प्लीज़ 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 वहाँ तक पहुँचा दे। मतलब कि वो बाइक, अपनी जो बाइक है ना, उसको भाई भाई करके बात कर, अरे यार, अरे भाई यार प्लीज़ पहुँचा देना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम लोग जब हमारे मोबाइल की बैटरी कम होने वाली होती है और कोई कहीं पे भी हम लोग को चार्जिंग नज़र नहीं आती, ठीक है, अरे यार प्लीज़ यार अभी डेड मत होना, थोड़ा चल ले। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग और हमसे बात करे जैसे कोई लिविंग थिंग है। बात समझ में घुमा फिर आगे, ठीक है। तो दैट इज द अपोस्ट्रोफी। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम फिर पर्सोनिफिकेशन में क्या है, आपने पर्सोनिफिकेशन में ये तो बोला था, नहीं मैंने ये नहीं बोला था। आप अगर उसको थोड़ा रिवाइंड करेंगे फिर से देखना, पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, हम नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एज अ लिविंग थिंग। और यहाँ पे 99% ये होता है कि वो चीज़ यहाँ मौजूद ही नहीं है और हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉट प्रेजेंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं।
हम उनको एक ह्यूमन कैरेक्टर दे रहे हैं, कंपेरिजन में उनको एक ह्यूमन कैरेक्टर दे रहे हैं, और पर्सोनिफिकेशन के अंदर एपोस्ट्रोफी के अंदर हम उनके साथ ह्यूमन की तरह बात कर रहे हैं। जैसे ना ए चांद तेरी चांदनी कसम, तो हम उससे बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई बात समझ में? ठीक है, तो है हल्का सा डिफरेंस, बट इतना डिफरेंस है। तो आइए चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है, क्या एग्जाम्पल है? वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली यू स्टूपिड कंप्यूटर। ठीक है, आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तुम ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, ए जिंदगी मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जिंदगी से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एपोस्ट्रोफी का बहुत सिंपल एग्जाम्पल, हम रोज प्रेयर करते हैं, ठीक है, और भगवान से बात करते हैं। अब भगवान तो हमारे यहाँ पे है नहीं ना, भगवान तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लाइवली तो वो है नहीं हमारे साथ, तो हम या तो मूर्ति से बात करते हैं, ठीक है, फिर किसी भी जिसको या मानते हैं आप उनसे बात करते हैं, अपने उनको दुख बताते, खुशी बताते, जो भी है। तो ये भगवान के साथ जो हम बातचीत करते हैं वो भी क्या है, वो भी तो एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है, और तो क्या है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, डियरेस्ट मून प्लीज शाइन एज ब्राइट एज हर स्माइल टू नाइट। ठीक है, हे चांद, ठीक है, आज इतना चमक जा कि उसकी मुस्कुराहट, ठीक है, जितनी तुम्हारी चमक हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए कि अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर? वेल, तो पहले आप उसको लिख दीजिए, फिर हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में चलते हैं। जो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया। ठीक है, अब ओनोमेटोपिया में मैं सिंपल आपको चीज बताऊं तो आप याद करोगे साउंड। अब आप बोलोगे मैम साउंड के आप कितने सारे बता चुके हो, भाई हम तो कंफ्यूज हो गए। देखो, इलिट्रेशन बताया था मैंने साउंड का, वो मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट का साउंड रहेगा। ठीक है, मुंह में आवाज आएगी, शो 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 ऐसे करके। फिर हमने बात की थी नेक्स्ट एजोनेंस की, ठीक है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे वोवेल्स का साउंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली साउंड आएगा। ठीक है, एक्चुअली साउंड होता है। ठीक है, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि बच्चा बता तो बिल्ली कैसे आवाज निकालती, बच्चे क्या बोलता है, मियाऊ मियाऊ, तो बिल्ली की आवाज बताता है मियाऊ। ठीक है, तो वो उसकी आवाज है ही, है ना। सांप कैसे करता है, ओके, इस तरीके से। तो जहाँ पे ऐसे कुछ आवाज स्पेसिफिकली बताई जाती है उसको हम कहेंगे एनोमेटोपिया। बात आई समझ में? अब जैसे मैं आपको पहले वाला फिर से वो गाना सुना देती हूँ। ठीक है, वही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। आप बोलोगे कि मैम को बस ये गाना पसंद ही आ गया, बट एक्चुअली है ना, ये गाने में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच अप्लाइड हो जा रहे थे, वो आपको कनेक्ट करवा रही हूँ मैं। तो जैसे मैंने जब स्मिली मैंने आपको समझाया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें गाना मैंने किया था, ओके, कोयल सी तेरी बोली कुकू। अब कोयल सी तेरी बोली, तो मैंने आपको बताया कि उसकी आवाज को कंपेयर किया जा रहा है कोयल के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिमरी डाल देते हैं इसके अंदर। अब इसी में आगे स्टेटमेंट देखो। ठीक है, कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू। अब क्या हुआ, कोयल की जो आवाज होती है ना, ठीक है, उसको हम लोग कुकू कुकू के हिसाब से उसको हम लोग कनेक्ट करवा रहे हैं, तो आवाज आया। ठीक है, इसी के अंदर ना जब वो फीमेल सिंगर आती है, तो ये तो मेल सिंगर गाता है, ठीक है, फीमेल सिंगर फिर उसको कह रही है, ठीक है, बातों में तेरी सरगम छन 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 छन। अब सरगम जो है उसका साउंड क्या बताया है, छन 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 छन। ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारे जो चीजें आती है ना, ठीक है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ये कहते हैं, एक बच्चों का गाना है, ठीक है, वो लकड़ी की काठी काठी पे गोरा। ठीक है, तो उसके अंदर ना एक वो आता है, गोरा था घमंडी गया सब्जी मंडी पहुंच के उसको लग गई जो की ठंडी, तबरिक 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 तबरिक। ठीक है, ऐसे करके आवाज आती है। तो वेल, आई होप कि आप समझ गए कि ये सारी, ठीक है, अब आपको सिंपल आपको स्टेटमेंट में जब भी कोई आवाज का कुछ आता है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ मधुमक्खी आवाज कैसे करती है, बिज बिज ऐसे करके। ठीक है, सांप कैसे करता है, तो ये आवाज हम बता रहे हैं ना, दैट इज ओनोमेटोपिया। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इस तरीके का आपको कोई वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, अजीब सा फनी वाला। चलो, तो यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, तो वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड। ठीक है, वो वर्ड्स जो है वो एक्चुअल उस साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बज हॉन्क ना, गाड़ी का वो हम हॉर्न बजाते हैं, तो हम लोग जब कहेंगे हॉर्न बजाए तो आवाज कैसे करेगा, हॉन्क हॉन्क ऐसे करके ना, ऐसे करके आता है। जिप फीज, अब जैसे आप लोग देखते हैं कोको कोला की, आप जब वो बोतल खोलते हैं तो जब वो झाग ऊपर आती है तो कैसे आवाज आती है, फिज। ठीक है, इसके लिए इसके ऊपर एक नाम भी है, फिजी ना, एप्पल फिजी समथिंग लाइक दैट। वो एक कोल्ड ड्रिंक भी आती है, तो फिज मतलब कि जो आवाज, अब आप सुनना, ठीक है, कभी भी आप जब आप कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसमें गैस वगैरह हो, ठीक है, तो आप जिसको ओपन करोगे आपको आवाज आएगी, तो उन आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं एनोमेटोपिया में। ठीक है, डिंग डोंग वो भी आ गया।
ठीक है। अब देखो द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली, ठीक है। अब बीप्ड आया तो इसके अंदर ये चीज आ गया, खुल जा, क्या हो गया, ओके। द कॉर्न वेंट पॉप। अब आपने देखा होगा कि जब मकई हम लोग डालते हैं ना, ठीक है, कढ़ाई में और उसको रख देते हैं ऊपर ढक्कन लगाए, तो उसमें आपका पट 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 ऐसे आवाज आती है, मतलब कि जो कॉर्न से मकई है वो फूल के पॉपकॉर्न में कन्वर्ट, मतलब कॉर्न में करते हैं, इसके लिए हम उसको पॉपकॉर्न बोलते हैं। पॉपकॉर्न वर्ड क्यों आया, पॉप मतलब कि पट पट करके उछल उछल के जो है वो बना, तो ये पॉप, ठीक है। अब आपने सीजर से खाए ही होंगे, चाइनीज सीजर, ये वो बहुत अच्छे आते भी हैं। तो जैसे जब भी सीजलर आते हैं तो जैसे आवाज आती है ना सीजलर में से ना, सिजलिंग, तो वो आवाज को हम क्या बोलते हैं, सिजलिंग कहते हैं, ठीक है। तो द सीजलर वाज सिजलिंग इन द पैन, तो इस तरीके से आया इसके अंदर, क्लियर हुआ, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें हुई, उसके अलावा बाकी आपके पास कई बार बिल्कुल एग्जैक्टली साउंड दिया ही जाएगा, ठीक है, तो आप पहचान जाओगे। सो आई होप ऑनोमेटोपिया क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज बेटा यूफेमिज्म। ओके, यूफेमिज्म मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, कड़वी बातों को, ठीक है, अच्छे शब्दों में तोल मोल के बोलना, उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। क्या बोला मैंने, कड़वी बातों को, ठीक है, जिसको हम लोग मुंह पे बोल नहीं सकते कि तू ऐसा है, ठीक है, बट हम उसको अलग तरीके से बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो सॉफ्ट माइल्ड स्वीट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का काम ही ये है, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे वही, तो उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म। जैसे कि मैं आपको एक अपनी बात बता रही हूँ, आप उसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेवन्थ एट्थ में थी मैं, ठीक है। तो हमारे मेरी मम्मी को एक फ़ोन आया, ठीक है, उनकी मासी के यहाँ से, कि उनका जो बेटा है वो गुजर गया है, ठीक है। अब मेरी मम्मी की कज़िन सिस्टर हमारे बगल में रहते थे, तो वो उनको बताना था, ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि जाके मासी जी को बता के आ, ठीक है, कि उनके भैया की डेथ हो गई है। अब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे पता कैसे बोलना होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह के 8 बजे थे, तो मैं गई, मासी ने दरवाज़ा खोला, मैं मासी वो मामा मर गए, ठीक है, सीधा मतलब मामा मर गए। अब मैं 7th स्टैंडर्ड में, मुझे पता ही नहीं कैसे बोलना होता है, और ना ही मम्मी को मुझे सिखा के भेजा, तो मैं तो बोल गई, वो मेरी मासी से फूट फूट के रोने लगी, ये वो। मैं घर पे आई तो मेरे मौसा जी का फ़ोन है मम्मी के पास कि अपनी बेटी को ज़रा सिखाओ कि कैसे बात करनी है, ऐसे कौन बोलता है मर गया, ऐसे ऐसे कोई बोलता है। वो मेरी बीवी को मतलब इतना रो रही, काबू में नहीं आ रही, उसको हार्ट अटैक होने की संभावना आ गए। अब मम्मी ने मेरे को डांट दिया कि ऐसे कैसे बोल रही, तुमको पता नहीं है कैसे कैसे बोलना है, बट एक्चुअली मुझे नहीं पता था, ठीक है। 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे हार्श स्टेटमेंट्स को कैसे माइल्ड फॉर्म में बोलना है, ठीक है। मुझे ऐसा बोलना चाहिए था कि मामा जी नहीं रहे, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मामा जी अभी नानी जी का फोन आया कि मामा जी गुजर गए ना, ऐसा बोलना था। मैं तो ऐसा बोला कि मामा जी मर गए ना, सीधा ऐसे बोल दिया मैंने। तो दैट मीन्स कि यूफेमिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप हार्श वर्ड्स को बहुत ज़्यादा स्वीट तरीके से बोलते हो ताकि सामने वाले इंसान को अटैक ना है। इसके लिए जब भी आप डॉक्टर्स को देखते हो ना, तो डॉक्टर ऐसे कहते हैं ना, शी इज़ नो मोर या ही इज़ नो मोर, ठीक है, बहुत सॉफ्टली तरीके से, कि सामने वाला इंसान थोड़ा सा उस चीज़ को ढंग से डाइजेस्ट कर पाए। तो इनको हम कहते हैं यूफेमिज्म, ओके। तो क्या हुआ, अ माइल्ड और प्लीजेंट वर्ड, a mild or pleasant word phrases used instead of the unpleasant या offensive words। तो मेरी कहानी से आप रिलेट कर चुके होंगे कि मेरी हालत क्या हुई होगी, ठीक है। तो याद कर लेना, इसी को हम कहेंगे यूफेमिज्म, ठीक है। अब जैसे कि पहला ही मैंने एग्जाम्पल इसके लिए वही दिया कि मुझे याद आ गया, आई एम सॉरी टू हियर दैट योर फादर पास्ड अवे, ठीक है। पास्ड अवे सीधी सी बात है कि वो गुजर गए, ठीक है, नहीं है, तो इस तरीके से बोला। अच्छा, अब गिफ्टेड चाइल्ड हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमें पता ही होगा बच्चा एबनॉर्मल होता है ना, ठीक है। एबनॉर्मल वर्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग उसको, एबनॉर्मल मतलब कि वी ऑल आर नॉर्मल, वो बच्चा हमारी तरह नहीं, तो उसको एबनॉर्मल बोलेंगे तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करेगा ना, हमसे जुदा फील करेगा। तो इसके लिए हमें क्या बोला जाता है, हम उनको गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है, ये कहते हैं हम लोग, ताकि हम समझ जाएं कि कुछ प्रॉब्लम है बट वो हमारे जैसा ही है, ठीक है, और हमें उसको वैसे ट्रीट करना है। अच्छा, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा, सुष्मिता सेन का अभी वेब सीरीज़ आया था ताली, ठीक है, तो जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर था। तो देखो फैक्ट चीज़ ना कैसे होता है ना, कि शायद अगर मैं ये बोलूँ तो ताली देखने के बाद शायद लोगों को पता चला होगा कि हमें उनको कैसे बोलना है, कैसे उनके साथ बात करनी है, ठीक है। इसके पहले आप तब शायद छोटे, आपको इस शायद चीज़ें को इतना अंदाज़ा भी ना हो। तो जैसे ऐसे कम्युनिटी में हम लोग ना पहले पहले अभी तो खैर काफ़ी सुधार हो गया है, ठीक है, पहले ना सब लोग ऐसे बोलते हिजरा,
ठीक है, ऐसे वर्ड जो मैं सुन रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, प्लीज डोंट बी ऑफेंसिव ना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा था, ठीक है, आज से 5-7 साल पहले ये चीज़ थी, बहुत थी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स होते थे, तो विच मेक्स अनकंफर्टेबल, और इसके लिए ना उनके साथ जो है वो नॉर्मल इंसान जो है वो अच्छे से बात नहीं कर पाता था, ठीक है, वो अपने आप को अलग मानते थे हमसे। अगर आपने ताली वेब सीरीज देखो तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया, अब आपको पता है ना उसके अंदर क्या था, अगर आपने वो सीरीज देखी हुई तो उसमें कॉलम आता था कि जेंडर क्या है आपका, मेल है या फीमेल है, अब वो क्या करे, वो किस जेंडर में करते हैं, तो अब से वो आया ट्रांसजेंडर। अरे पता है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इन लोगों को एक बहुत अच्छा सा नाम दे दिया, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नथिंग बट द यूफेमिज्म। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो थोड़ी मैंने सीरियस बातें कर ली, ओके। थोड़ा एग्जाम्पल जैसा देती हूँ मैं, ओके। अब जैसे ना ये चीज़ तो बड़ी होती है यार, जैसे आप लोगों की रिसेस होती है स्कूल में, और रिसेस होने के बाद सब पेट भर के खाते हैं, कूदते हैं, आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं सीरियस बताऊँ, रिसेस के बाद वाला पीरियड एज अ टीचर ना मुझे पसंद ही नहीं था कभी भी, ठीक है। जब मैं स्कूल मैं जब टीचिंग देती थी तब मुझे ना रिसेस के बाद वाला पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं होता था, क्योंकि बच्चे मतलब कि आए राम, ठीक है। अब समझो कि कोई बच्चा मूली के पराठे लेके आया था, एक बार हुआ था ऐसा, ठीक है, मूली के पराठे लेके आया था, और समझ चुके होंगे आप, ठीक है। तो क्लास में बैठा था, ठीक है, मैं लेक्चर ले रही थी उस टाइम मैथ का, तो एक बच्चे ने बोला कि मैम वो ना विंडो थोड़ी ओपन कर लें, हम लोग पर्दा हटा लें, ऐसे कुछ था उस टाइम क्लास में, यहाँ दरवाज़ा थोड़ा बंद होगा तो पूरा खोल दें। मैं हाँ खोल दूँ, क्या हुआ, ठीक है। तो अब एक लड़के ने बोला मैम इसे पाद दिया है। अब सोचो सोचो, जब उसने लड़के ने बोला होगा पाद पादना, ठीक है, कितना गंदा वर्ड लगता है, ठीक है। बट यहीं पे अगर वो होता है कि मैम गंदी सी स्मेल आ रही है, तुम समझ जाते, ठीक है, या मैम गैस छूटी है ऐसे भी कुछ वर्ड्स थे इस चीज़ को, ठीक है, पाद देना, ठीक है, ऐसे करके। तो इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसे कुछ शब्दों को हम लोग बहुत ज़्यादा ढंग से बोलते हैं, प्लीजेंट तरीके से बोलते हैं, तो वो यूफेमिज्म में आता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो गिफ्टेड चाइल्ड हो गया, ओके। द वेट इज गोइंग टू पुट माई डॉग टू स्लीप टुमारो, ठीक है। अब इज गोइंग टू पुट माई डॉग टू स्लीप टुमारो, इसका मतलब कि देखा जाए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मारना। अब ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये इसके लिए स्ट्रिक्ट हमारे इंडिया के लिए लागू नहीं होता है, पर फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है ना कि जब भी कोई डॉग एज हो जाती है उस डॉग की, है ना, 13-14 साल हो जाती है, और वो बेचारा बहुत तड़प रहा है अपने शरीर से, बट भगवान के से बुलावा नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, भगवान के से बुलावा नहीं आ रहा, मतलब कि अब आप समझ गए कि वो मर नहीं रहा है। अब मैंने उसको क्या बोला, भगवान के से बुलावा नहीं आ रहा है, मतलब मैंने इसको अच्छे प्लीजर हमने बोला, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है ना कि जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं ना, एनिमल्स के डॉक्टर्स, वहाँ पे वो लीगल है, तो वो उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं और वो डॉग को सुला देते हैं। अब सुला देने का मतलब मार देना, ठीक है, बट वो लीगल है। तो इसको भी हम क्या बोले, किल बोलेंगे तो किस लगेगा, ये तो मर्डर हो गया, ठीक है। पुट टू डाउन, ठीक है, या पुट टू स्लीप, सुला देना, मतलब कि भगवान के पास पहुंचा देना, ये सब चीजें। तो इस तरीके का वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये है, शी इज हॉरिजॉन्टली चैलेंज्ड। अब हॉरिजॉन्टल देखो, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब अगर किसी लड़की को बोलो या तो कितनी मोटी है यार, मतलब वो लड़की तो ऑफेंसिव हो जाएगी ना, भाई तू होता कौन है, तेरा खाती हूँ, तेरे घर का खाती हूँ मैं, मतलब शुरू हो जाएगा महाभारत, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अगर ऐसा कुछ बोलना है कि किसी के लिए बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, यार शी इज हॉरिजॉन्टली चैलेंज, मतलब कि वो शी इज फैट, ठीक है। हॉरिजॉन्टली चैलेंज मतलब कि इस तरीके से मोटी है। तो ये कुछ खूबसूरत वर्ड्स होते हैं, आई बात समझ में। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल्स आपको इनफ मैं दे रही हूँ टू अंडरस्टैंड द फिगर्स ऑफ स्पीच कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, तो कंफ्यूजन होगी नो डाउट। आप कहेंगे मैम तो करवाते जा रहे हैं, हम तो उलझ गए, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगी, एमसीक्यूज वगैरह जो भी है वो मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे अच्छे खासे एग्जाम्पल हम करेंगे, तो आपके साइड आउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट उसके पहले प्लीज इनको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो चलिए इसको लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज टोटोलॉजी, ठीक है। टोटोलॉजी में क्या होता है, एन एक्सप्रेशन दैट सेज द सेम थिंग ट्वाइस यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। अब सेम थिंग आप कह रहे हो, मीनिंग सेम ही है, दो बार कह रहे हो और वो भी अलग अलग शब्दों के हिसाब से कह रहे हो, ठीक है। जैसे कि अच्छा तुमने रात का डिनर कर लिया। अब मेरे को बताओ, डिनर वर्ड हम कब यूज करते हैं, रात को ही तो करते हैं ना। तो क्या पूछना चाहिए था, अच्छा तुमने डिनर कर लिया, ये पूछना चाहिए था ना, ठीक है। बट क्या पूछ रहे हैं, क्या तुमने रात का डिनर कर लिया, रात भी बोल दिया और डिनर भी बोल दिया, और दोनों चीजों का मतलब तो सेम ही है, आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम अंधे हो,
अरे भाई वो अंधा है तभी तो उसको नहीं दिख रहा ना, ठीक है, आई बात समझ में। तो ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोलने का मतलब कि एक ही स्टेटमेंट में हम दो चीजें यूज करते हैं, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है और हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक ना ऐड आती थी, अभी भी आती होगी शायद, मुझे बतानी हो, डर्मी कूल की। ठीक है, कैसे बोलता था, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, ठंडे डर्मी कूल। अब कूल कूल वर्ड तो ठंडा ही रिप्रेजेंट करता है ना, कि नहीं करता है ना। तो ठंडा ठंडा कूल, वो बात हो गई। आई बस हमें ऐसे पेप्सी वगैरह भी बहुत सारी ऐसे एड्स आती रहती हैं। तो इन शॉर्ट जहाँ पे आपके पास दो वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका मीनिंग सेम ही है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि इट वॉज फ्री गिफ्ट दैट कॉस्ट नथिंग एट ऑल। अब मेरे को बताओ गिफ्ट कैसी होती है, गिफ्ट फ्री होती है ना, तो उसका पैसा लगता है क्या, नहीं लगता ना। ठीक है, आज अगर आप अपने फ्रेंड को उसका बर्थडे गिफ्ट दोगे, ठीक है, तो उसके लिए तो फ्री में है ना, तो उससे कोई पैसा खर्च किया नहीं किया ना। तो फ्री है और कॉस्ट नथिंग, तो बात एक ही आ गई। ओके, शी ऑलवेज अराइव्ड ऑन टाइम पंक्चुअल। अब भाई अगर वो टाइम पे आएगा, सीधी सी बात है वो पंक्चुअल होगी, है ना। पंक्चुअल बंदा ही तो टाइम पे आता है, लेजी वाला तो एक घंटा बोलेगा, ठीक है, 2 घंटे के बाद आएगा, तो उसका तो अपना ही होता है। द वेदर वॉज हॉट एंड इट वॉज स्क्रॉचिंग। अब मेरे को बताओ, जब गर्मी का माहौल होता है तो खुजली होती है ना पसीने से, तो कॉमन सी बात है, ठीक है, अगर गर्म वातावरण है तो खुजली होना लाइक अनिवार्य है, ठीक है, होता ही है। तो ये आ गया स्क्रॉचिंग। अब स्क्रॉचिंग का मतलब क्या होता है, तपती धूप, जैसे मैंने अभी डमी को क्या वाला बताया, ठीक है। तो तपती गर्मी जो होती है तो उसमें खुजली वुजली होती है। तो अगर कभी आपको खुजली होती है, इसका मतलब कि वेदर बहुत ज्यादा हॉट है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल। अब बोलो सनसेट कब होता है, सुबह होता है क्या, शाम को ही तो होता है, और साथ में क्या लिख दिया हम लोगों ने, इवनिंग। क्लियर हुआ। तो ऐसे दो शब्द जिनका मतलब सेम ही जा रहा है, या जिनके कॉन्सेप्ट सेम ही रिलेट कर रहे हैं, लाइक सीधी बात है, सनसेट और इवनिंग का मतलब तो सेम नहीं है, ठीक है। सनसेट का मतलब कि सूरज का डूबना, ठीक है, और सूरज डूबता कब है, शाम को ही डूबता है ना। द सनसेट वॉज ब्यूटीफुल ऐसा होता तो ठीक है, द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल तो इवनिंग में ही तो होता है ना, लॉजिकली तो बात है यहाँ पे, ठीक है। बट ऐसे दो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं जो सेम मीनिंग को एम्फोसाइज कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिनोनियम्स, हाँ मेरी बात को गलत मत लेना, ठीक है, दो सिनोनियम वर्ड्स में नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिनके बोलने का मतलब सेम होता है मैं वो कह रही हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं टोटोलॉजी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये। अपने टोटोलॉजी पे एक प्यारा सा गाना बता देती हूँ, ठीक है, पुराना सा गाना है पर शायद सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा प्यारा है। तो उसमें ऐसा है, ठीक, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। अब मेरे को बताओ, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, मेरे को बताओ जीता कौन है, जिंदा इंसान जीता ना, मरा हुआ मुर्दा जिएगा क्या, मरा हुआ मुर्दा बोलेगा अभी तो मरा हूँ जी लेने दो, नहीं बोलेगा ना, सीधी सी बात है, ठीक है, जिंदा इंसान ही तो जिएगा ना। अब देखो क्या आया, टोटोलॉजी आ गया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, तो जिंदा है मतलब लाइव है, और जीना है मतलब कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, लाइक ओके। तो इसका मतलब कि सेम चीज है, दोनों का मतलब तो दोनों काम जिंदा है तभी हो रहा है, मरने के लिए तो मरने के बाद तो कोई ऐसा कोई काम होगा नहीं, ठीक है, मुर्दा नहीं बोलेगा कि जी लेने दो, आई बात समझ में। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं टोटोलॉजी, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, मैंने बहुत सारे गाने बता दी नहीं आपको, तो चलो लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या है, इट इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच एन ऑब्जेक्ट इज डिजाइंड ओके बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड। देखो अभी इतनी भारी भरकम डेफिनेशन का मैं सिंपल चोर बता दूं आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपको ना, ठीक है, मैंने एक पेपर दिया और आपको कहा गया है कि अपन बोलते हैं ना, अरे जाके इसको जेरोक्स करवा के आ, हम ये बोलते हैं, ठीक है, इसको जेरोक्स करवा के आ। जेरोक्स एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, एक्चुअली क्या बोलना चाहिए, फोटोकॉपी ना, इसकी फोटोकॉपी करवा के आ, मतलब कि इसका डुप्लीकेट पेपर और निकाल के आ, तो फोटोकॉपी कहा एक्चुअली कहा जाना चाहिए, पर हम सबके मुंह में क्या है, या इसका जेरोक्स करवा के ना यार, ठीक है, आपके टीचर बोलेंगे या आप कुछ भी होता है इसका जेरोक्स। तो जेरोक्स अगेन जब हम लोग एक फंक्शन कुछ काम हो रहा है बट हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं किसी दूसरे नाम से, ठीक है, कंपनी का ब्रांड हो गया कुछ, ठीक है, किसी और तरीके से, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटोनॉमी। एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, अरे यार मम्मी 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 खरोच लग गई, खून निकल रहा है, रुक जा डेटॉल लगा रही हूँ। डेटॉल क्या होता है, डेटॉल थोड़ी कोई लगाना होता है, ठीक है, डेटॉल तो कंपनी का नाम है, उसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। तो मम्मी को क्या बोलना चाहिए, रुक जा मैं एंटीसेप्टिक लेके आती हूँ, ठीक है, तो उसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है ना, उसका जो काम है कि भाई
चोट को मरहम लगा देने का। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक की जगह हम यूज़ करते हैं डेटॉल, ठीक है, सेवलॉन, ओके, ऐसे कुछ चीज़ें आती है। या तो अब जैसे एक ऐड काफ़ी बढ़िया आती है, ठीक है, उसमें आता है ना वो एक लड़की आई छोटी सी, चिल्लाती मम्मी मम्मी, सुंदर सी मम्मी उसकी आती दिखती है और पीछे ऐड आती है संतूर मम्मी। ठीक है, तो अभी अभी पता है क्या ट्रेंड हो गया है कि कोई भी लड़की जो बड़ी सुंदर है और उसका कोई बच्चा होता है ना, उसको संतूर मम्मी कहा जाता है। ठीक है, संतूर मम्मी मतलब कि वो संतूर साबुन लगाती ही होगी। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ब्रांड, अच्छा कोविड की बात करते हैं। ठीक है, कोविड में जब भी बीमार पड़ते थे ना, ये कहते हैं, तो वो क्या होता है, अरे डोलो ले डोलो, डोलो ले डोलो, डोलो डोलो, सबके मुंह में डोलो 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 पड़ गया था। अब डोलो क्या है, डोलो कंपनी का नाम एक्चुअली में बोलना चाहिए था पैरासिटामॉल, है ना। पैरासिटामॉल जो कंपाउंड है जो हमें ठीक कर रहा था, केमिकल है, हमें वो लेना है, हमें डोलो नहीं लेना। हमें डोलो तो कंपनी का नाम था, बट वो इतना फेमस हो गया था, ठीक है, कि सबके जुबान में डोलो 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 डोलो, ठीक है, इस तरीके से आ गया था। तो इन शॉर्ट किसी एक काम को कोई नाम रिप्रेजेंट करता हो और हम उसका यूज करते हो तो उसको हम कहेंगे मेटानॉमी। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि शी ड्रैंक द कप, मतलब कि यार वो तो पूरी की पूरी चाय पी गई, क्या बुखर थी। ठीक है, पूरी की पूरी चाय पी गई। अब चाय पूरी लाइक लबालब चाय का कप भरा हुआ था, कॉफी था, और वो पूरा पी गई। ठीक है, तो अब पूरा कप तो नहीं खा जाएगी ना, सीधी सी बात है, वो पूरा कप तो नहीं पिएगी, उसके अंदर जो लिक्विड था वो तो हमने क्या बोले, पूरा पूरा घटक गई ना, घटक गई, हम ऐसे भी वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसा आता है। ओके, अच्छा ये तो मैं लिखना ही भूल गई, पता नहीं क्या स्टेटमेंट था। ओके, चलिए फिर आते हैं यहाँ पे, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, अब पेन जो है वो क्या है, माइटर। अब माइटर मतलब कि बुद्धिशाली। ठीक है, अब मेरे को बताओ, बुद्धि बुद्धि तो इंसानों के पास होती है ना। ठीक है, हम पेन को मतलब ये है कि कलम जो है, ठीक है, कलम जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, किससे, तलवार से। ठीक है, इस तरीके से। तो शक्तिशाली को हम लोगों ने क्या यहाँ पे माइटर वर्ड यूज किया। ग्रे हेयर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। अब ग्रे हेयर्स किसके होते हैं, जो एल्डर होते हैं, हमसे हमसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने एल्डर वर्ड यूज नहीं किया, एक्चुअली क्या होना चाहिए, एल्डर। ओके, एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ग्रे हेयर, तो ग्रे हेयर का मतलब क्या आ गया, एल्डर्स। आई बात समझ में। ठीक है, अब ऐसे तो देखा जाए तो आजकल के बच्चों को भी सफेद बाल आते हैं फिर। तो वेल एक ये बात है कि ग्रे हेयर एल्डर्स, ठीक है, दैट शुड बी रेस्पेक्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं मेटानॉमी में, कि हम लोग ना किसी भी, ठीक है, किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दूसरे नाम से। ठीक है, दूसरे हम नाम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कहेंगे मेटानॉमी। आई होप मैं क्लियर हो गई इसको लेकर। ठीक है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन ऑब्जेक्ट इज डिजाइनेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड। ठीक है, आमतौर पे अपन उसकी बात करें, डेटॉल आमतौर पे अपन वो यूज करते हैं वर्ड, जेरोक्स आमतौर पे हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक टाइम था जब नया नया, पहले तो क्या ना दंत मंजन होता था, ठीक है, पाउडर से वो दंत मंजन, फिर धीरे धीरे पेस्ट आई। तो अब जो कंपनी आई ना वो कोलगेट आई सबसे पहले। ठीक है, तो क्या कहते हैं ना, भाई क्या कर रहे हो, मैं कोलगेट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट नहीं बोलेंगे, ब्रश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट ब्रशिंग माई टीथ, ऐसा नहीं, ओके, आई एम कोलगेटिंग माई टीथ। ठीक है, ऐसा होता था, मतलब कोलगेट कर रहा हूँ। तो कोलगेट जो है वो सबके जबान पे होता था। सेम साबुन लाइफ बॉय, सबके जबान पे, लाइफ बॉय सबसे पहला साबुन आया था। ठीक है, तो लाइफ बॉय सबके जबान पे। ठीक, कौन क्या करते हो नहाने में, लाइफ बॉय। ठीक है, लाइफ बॉय लगाता हूँ, लाइफ बॉय साबुन लगाता हूँ, ऐसा नहीं होगा, लाइफ बॉय लगाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे होता था। तो ये सारी चीजें लाइक हम एक चीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। आई होप कि मैं भी क्लियर हो गई इन सारे एग्जाम्पल्स को लेकर। ठीक है, तो लिख दीजिए इसको ना बच्चों। नेक्स्ट इज द एपिग्राम। अब एपिग्राम में क्या है, ये बेसिकली एक शॉर्ट पोएम होगी, प्रोवर्ब होगा, फ्रेजेस होंगे ना, ऐसे कुछ लगा देते हैं ना हम लोग। ठीक है, फ्रेजेस लगा देते हैं, प्रोवर्ब्स लगा देते हैं हम लोग। तो ये अगर कोई एक्सप्रेशन आता है जो पूरी आइडिया को एक सिंगल स्टेटमेंट में बता के खत्म कर लेगा, तो इसको हम कहेंगे एपिग्राम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दुनिया झुकती नहीं, झुकाने वाला चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई काम करो, मेहनत करो, दुनिया तुम्हारे कदम, यानी बोलते ना दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। कदम कब चूमेगी, जब तुम सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट जो आपको पूरा मीनिंग उसके अंदर आ जाएगा, आपको आगे कोई एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ठीक है, अब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ, मतलब बच्चा जो है वो आदमी का पिता होता है। मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, पर ये कैसा हुआ, ठीक है, यार ये तो तेरा बाप निकला भाई, तेरा बाप निकला होता है कि बहुत समझदार है भाई तेरा बच्चा। ठीक है, अब कैसे कैसे होता है ना भाई, बहुत समझदार है। ठीक है,
तो इसको हम लोग कहते हैं द फादर ऑफ द मैन, ऐसे करते हैं जैसे बच्चा बहुत होशियार हो। अभी आप तो खुद बच्चे हो, ठीक है, जैसे आप लोगों को जैसे बातें बातें करोगे थोड़ी ज्ञानवर्धक, तो आपके पापा के फ्रेंड के सामने कुछ बोल दो, आप तो चले जाओगे, आपके पापा का फ्रेंड आपके पापा को बोलेगा भाई ये तो तेरा भी बाप निकला, ठीक है, यहाँ पे ये तो तुझसे 2 कदम आगे जाएगा, दैट मीन्स कि तुम बहुत होशियार हो, क्लेवर हो, ठीक है, स्मार्ट हो, ऐसे करके स्टेटमेंट्स आते हैं। बताइए समझ में। ओके, जैसे आर्ट लाइज इन द कंसीलिंग आर्ट, ठीक है, कला को छुपाया जाता है, जताया नहीं जाता, ठीक है। तो कला जो होती है ना, ठीक है, आर्ट है आपकी, तो आप उसको नहीं, अरे मुझे ये आता है, मुझे पेंटिंग आती है, मुझे डांस आता है, आप ये नहीं बोलोगे, ठीक है, आप करके दिखाओगे, ठीक है, आप करके दिखाओगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लोग सामने से बोलेंगे यू आर अ फैंटेस्टिक आर्टिस्ट, ठीक है। तो लोगों से बुलवाना है हम लोगों को, तो जो कला होती है वो छुपाई जाती है, ठीक है, बताई नहीं जाती है। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो, ठीक है। अब जिसका कोई दोस्त नहीं उसका कभी कोई दुश्मन नहीं, बस सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो इसका मतलब कि तुम्हारी जो खुफिया राज वाली बातें हैं वो किसी को पता भी नहीं है। जब किसी को तुम्हारे अंदर की बातें, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर पता ही नहीं है, तो तुमसे वो दुश्मनी कर कैसे सकता है, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं, तुमसे दुश्मनी करने का कुछ तो वजूद होना चाहिए, उसको कुछ पता ही नहीं, तो तुम्हारा कभी कोई दुश्मन पैदा भी नहीं होगा। बात आई समझ में, ठीक है। देखना, जो इंसान जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, ठीक है, तो अगर कोई फ्रेंडशिप टूट जाती है ना तो वो लगेगा अरे यार ये तो, जैसे पॉलिटिक्स में कैसा होता है, पॉलिटिक्स में अगर एक बंदा, ठीक है, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे उस पार्टी की सारी खुफिया बातें उसको पता होंगी जो दूसरी पार्टी को हेल्प करेंगी, होता है ना। तो ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जिसका कोई दोस्त नहीं, उसका कभी कोई दुश्मन नहीं। तो अब इस स्टेटमेंट में आपको पूरी कहानी पता चल गई कि इसका बोलने का मतलब क्या है। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस, बता दो, ठीक है। जिसके अंदर जीतने की क्षमता है, ताकत है, जुनून है, वो कभी गिव अप नहीं करेगा, ठीक है, वो लगातार मेहनत करता जाएगा, और जो गिव अप कर लेगा वो कभी जीतेगा नहीं। बात आई समझ, मतलब जो लेजी होगा, एक्सक्यूजेस देगा, ठीक है, अरे आज तो ये असाइनमेंट थी इसलिए पढ़ाई नहीं की, आज तो यहाँ जाना इसलिए पढ़ाई नहीं की, अरे मेरे फ्रेंड्स उस कोचिंग क्लास में नहीं, इसका मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, फिर भले पढ़ाई जोरदार हो रही हो, बट कोचिंग क्लास में मेरे फ्रेंड्स नहीं है इसलिए मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, तो क्या वो कभी जीत सकता है? क्या नहीं जीत सकता, ठीक है। तो देयर आर मैनी दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ब जहाँ से आपको बस उसको पढ़ कर ही ना पूरी की पूरी मीनिंग पता चल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग स्टेटमेंट्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स को हम कहते हैं एपिग्राम। क्लियर हो बच्चों? लिखिए चलो इसको बच्चों। नेक्स्ट इज द एंटीथेसिस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना, देखा जाए तो लिटरली क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अब क्रिटिसाइज करने में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडियाज को शो करेंगे, जहाँ पे हम अपोजिट वर्ड्स की बात करेंगे और उनके आइडियाज को क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, अपोजिट बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक गाना देख ले, दिल को देखो चेहरा ना देखो, ठीक है। अब दिल को देखो चेहरा ना देखो, मतलब एक तरफ कह रहे तुम चेहरा मत देखो और एक तरफ कह रहे तुम दिल देखो। वैसे दिल दिखता तो नहीं है, बट ठीक है, गाने का मतलब ये है कि इंसान को देखो, ठीक है, इंसान को देखो, वो कैसा है, बिहेवियर देखो, नेचर देखो, ना कि उसका आउटर स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। बोलने का मतलब तो ये है, तो कॉन्ट्रास्ट चीजें आ गई, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीथेसिस। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है, कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आईज ओपन, ठीक है, मुंह बंद रखो, आंखें खुली रखो, ठीक है। वो बोलते हैं ना, मुंह बंद रखो और चारों तरफ आंखें खुली रखो, दैट मीन्स कि सतर्क रहो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, सतर्क रहो तुम, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो क्लोज्ड और ओपन दोनों चीजें आ गई, अपोजिट, और ये दोनों दूसरे क्या कर रही है, देखो अपोजिट वर्ड्स तो है, अपोजिट वर्ड्स हमने पहले भी देखे हुए हैं, अपोजिट वर्ड्स है, बट यहाँ पे एक दूसरे को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, वैसे बोल सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट ये स्टेटमेंट में कुछ सुंदरता नहीं है, ठीक है, भाई तुम ये नहीं करो ये करो, ऐसे करके आया, तो ये नहीं करना है ये करना है, ठीक है, ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैन प्रपोजेस गॉड डिपोजेस, इसका मतलब कि कहते हैं ना, इंसान जो चाहता है, ठीक है, भगवान उसको वो नहीं देता है। इसका मतलब कि हमारी शायद चाहत ही गलत होती है, ठीक है, भगवान को हमारे लिए पता होता है कि क्या सही है क्या नहीं है, तो भगवान वही देते हैं। वो कहते हैं ना, जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिला तो बहुत खूब है, और नहीं मिला तो भगवान की मर्जी है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका मतलब मैन प्रपोज इसकी लाइक इंसान मांग रहा है और भगवान मना कर रहा है, मांगना मना करना या नहीं देना, ठीक है, मांगना नहीं देना। दे प्रॉमिस फ्रीडम एंड प्रोवाइडेड स्लेवरी, ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया था आज़ादी देने का, बट दे दी हमें गुलामी,
आई बात समझ में, ठीक है। तो दोनों चीजें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक स्टेटमेंट दूसरे को यूं निचोड़ रहा है। तूने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तू मेरे को फ्रीडम देगा और तू दे क्या रहा है, गुलामी दे रहा है। जैसे वो होती है ना लड़कियां जब शादी करके जाती है, ठीक है, शादी के पहले तो बहुत अपनी बातें कर रहे थे तुम, ठीक है, चांद सितारे ला के दूंगा, ये ला के दूंगा, अब दिया क्या है, ठीक है, झाड़ू बर्तन ये सब दिया है, ठीक है, खाना दिया, किचन दिया है, और क्या दिया है तुमने। ओके, आई बात समझ में, मतलब कि क्रिटिसाइज कि तुमने पहले मुझे ये कहा था, अभी तुम मेरे को ये दे रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, ठीक है, ऐसे करके वाला ना। इट्स नेवर टू सून नेवर टू लेट, ठीक है। बस देखो, ना जल्दी है और ना ही देर है, ठीक है, जल्दी और देर, बात समझ में आई किस तरीके से, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड्स हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, पर यहाँ पे ये दोनों अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं। मतलब एक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट आप देखो ना बेटा, तो यहाँ तो स्टेटमेंट कॉमा, आप में एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, यहाँ तो देखो कॉमा के बीच आ रहा है, स्टेटमेंट को तोड़ा जा रहा है, यहाँ तो एंड से स्टेटमेंट को तोड़ा जा रहा है। आई बात समझ, तो ये वाला भी एक पॉइंट है जहाँ से तुम समझ सकते हो कि ये एंटीथेसिस है। या तो कॉमा बीच में आ रहा है, या तो फिर अब देखो जब कॉमा आया और कॉमा के दोनों तरफ अपोजिट वर्ड्स आ गए, एंटीथेसिस, ठीक है, एंड आया और एंड के दोनों तरफ अपोजिट वर्ड्स हुए, एंटीथेसिस। ये भी तरीका है, नोट करके लिख दो फटाफट से कि हिंदी के अंदर आपकी जो भी लैंग्वेज उसमें लिखो कि मैम ने ये बोला हुआ है कि कॉमा या एंड के, कॉमा के पहले और कॉमा के बाद, या एंड के पहले और एंड के बाद वाले स्टेटमेंट में अगर दो अपोजिट वर्ड्स आते हो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम कहेंगे एंटीथेसिस। क्लियर हुआ, चलिए लिख दीजिए इसको। अब बच्चों नेक्स्ट इज आयरनी। अब आयरनी इसका मतलब कि एक तरीके का सरकास्टिक लैंग्वेज होती है, या सरकेज़म हम कहते हैं, ठीक है, बोलते कुछ है, ठीक है, बट उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो अगेन वर्ड्स वर यूज टू कन्वे द अपोजिट मीनिंग, ठीक है, अलग तरीके से। जैसे ना कई बार ना हम मेरे क्लास में बच्चे बोलने लगे, मैम हम तो बहुत सीधे हैं, ठीक है, कोई ऐसा होता ना कि लाइक XYZ बैच है ना, 9th वाले बैच के जो होंगे बच्चे, ठीक है, तो लड़के लड़की में होगा, तो लड़के बोलेंगे मैम हम तो है ना इस बैच में ना आपकी लड़कियों से ज़्यादा ही अच्छे हैं, सीधे हैं। तो मैं बोलती हूँ हाँ, जलेबी की तरह, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बता दिया तुम लोग बहुत टेढ़े हो, ठीक है, बट अब मैंने क्या बोला, जलेबी की तरह, अब वो समझ गए, ठीक है। अब जलेबी मैंने वर्ड यूज किया, दैट इज आयरनी फॉर्म, बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आयरनी फॉर्म हुआ। तो ये चीज भी होता है ना, मम्मी आपको बोलेंगी, ठीक है, हाँ हाँ तू तो जलेबी की तरह सीधा है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप सही में सीधे हो तो आपको बोला गन्ने की तरह सीधा, बट हम जलेबी की तरह सीधा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड जब हम यूज करते हैं उसको हम आयरनी कहते हैं। जैसे कि ओके, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ना एक आरजे थे, उनका शो देखा, मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, सो उनका सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि बात कर रहे थे आपस में, दो आर्टिस्ट नहीं होते, तो बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि यार सुबह सुबह मैं गया थैंक यू फॉर कमिंग मूवी की टिकट खरीदने के लिए, ठीक है, कैसी लगी पिक्चर, कैसी लगी, अरे यार टिकट ही नहीं मिली यार। बोला क्या बात कर रहे हैं, हाउसफुल शो था क्या, अरे नहीं यार शो ही बंद हो गया, कोई आया ही नहीं दिखने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, जब तक वो बोल रहा है ना टिकट ही नहीं मिली यार, ठीक है, टिकट ही तो एकदम हाउसफुल, बट नहीं, ठीक है, शो चला ही नहीं, कोई आया ही नहीं खरीदने के लिए वहाँ पे। ओके, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द मूवी, मैंने देखी नहीं, बट उनका जो कन्वर्जेशन था मैं वो बता रही हूँ कि किस तरीके से सरकाज़म के तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, तू तो बहुत सच्चा दोस्त है, हाँ हाँ बहुत सच्चा है, तू बहुत सच्चा है, तू तो कहाँ मेरी बात किसी को बताता है, तू इतना सच्चा है, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग नहीं, मैं बोलूँ टॉन्ट मारना, हाँ ये आया हमारा एग्जैक्ट मतलब, ठीक है। आयरनी इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके के टॉन्ट मारना, जो आज हमारी माताएं पिताएं भी हमको मारती रहती हैं, ठीक है, हाँ हाँ तू तो बहुत पढ़ाई करता है, ठीक है, पढ़ाई कर करके किताबें तेरे को बोलने लगी भाई भी छोड़ दे मेरे को, मैं भी थक गई तेरे को देख देख कर, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लॉयर फेल्ड टू एग्जेम्प्ट हिज सन इन अ केस, ठीक है, अब इसका मतलब ये है, ठीक है, अगर वो लॉयर कैसा है, अरे वो लॉयर इतना खतरनाक है कि वो अपने बेटे को ही अपने केस से नहीं छुड़ा पाया, मतलब समझ आना भाई लॉयर अच्छा नहीं है, ठीक है, इसके पास मत जाना अपना केस लेकर, ठीक है। आई बात समझ में किस तरीके से बता रहे हैं, जैसे कि देयर आर्ग्यूमेंट्स वर एज क्लियर एज मड। अब मेरे को बताओ, मड कीचड़ कभी क्लियर होता है क्या, गंदा होता है ना, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, देयर आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि इनके बीच के आर्ग्यूमेंट्स इतनी गंदी, जैसे कोर्ट केस में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे घरमा घरमा गंदी गंदी होती हैं, ओके। तो खैर अभी तो काफी ज्यादा सुधार ला दिया है, पहले तो बहुत गंदी तरीके से पूछते थे, इसके लिए लोग जाना पसंद नहीं करते थे पुलिस के पास, ओके। सो द आर्ग्यूमेंट्स वर एज क्लियर एज मड, मतलब कि इतनी गंदी
ठीक है, बहसबाजी हो रही थी वहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको हिंदी बता दी, टॉन्ट मारना, ठीक है, याद कर लेना। कहीं कोई भी स्टूडेंट देख रहा है ऐसा लगता है कि यार ये तो टॉन्ट मार रहे हैं भाई, ठीक है, समझ आना कि ये आयरनी है, वो बोलना कुछ और चाह रहा है बट उसने शब्द कुछ और निकाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हुआ। अब एक लास्ट हमारा बाकी है, ठीक है, वो हम खत्म कर लेते हैं। फिर आई थिंक आपके 9th-10th के हिसाब से आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, तो एक अपन फिनिश कर लेते हैं। द लास्ट वन, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर अपने लेवल के हिसाब से अपन लास्ट वाला बोल के चलते हैं, ओके। सिनेक्टकी, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग रिफर्स टू इट्स होल, ठीक है। इसका मतलब कि आपने कुछ बोल दिया और पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई, ठीक है, पूरा समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। जैसे कि इंडिया बीट पाकिस्तान बाय 7 विकेट्स, ठीक है। अब आपको पूरी मैच देखने की जरूरत क्या है, पता चल गया इंडिया जीत गई, ठीक है, और 7 विकेट से जीती है। अभी बस समझे, अभी भी तो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो बस वही तो हुआ था, और तो क्या हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पता चल गया कि पूरी मैच क्लियर हो गई, कैसी हुई होगी हमारी पूरी मैच की। 7 विकेट से अपन जीत गए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे छोटा सा वर्ड, छोटा सा फ्रेज ही आपको पूरी कहानी बता देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे कई बार ना पिक्चर के ट्रेलर्स होते हैं, ठीक है, अब वो ट्रेलर ऐसे बनाते हैं ना, पूरी कहानी पता चल जाती है आपको, देखने की, आपको मूवी देखने की जरूरत नहीं है, पूरी मूवी आपको प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा और तो क्या होगा। क्योंकि कई कई ट्रेलर्स ऐसे होते हैं और कई मूवी के ट्रेलर ऐसे 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 बनाए जाते हैं जिसे पता ही नहीं चलता कि यार ये हो क्या रहा है, समझ तो नहीं आ रहा है, जिसके एक्साइटमेंट में लोग पिक्चर देखने जाते हैं। जैसे कि अभी गदर 2 आई, ठीक है। अब गदर 2 के ट्रेलर आप देखो ना, तो अभी देखो पिक्चर 3 घंटे का मान के चलो, मुझे नहीं पता कितने, ये और ट्रेलर अपना है 2 मिनट का, ठीक है। वो 2 मिनट में आपको ऐसे ऐसे सीन दिखाए और डायलॉग दिखाए कि पता चल गया, ठीक है, कि गदर पार्ट 2 में क्या है। आपको आप पूरी की पूरी मूवी ना देखो ना, फिर भी आप उसकी स्टोरी खुद ही बना सकते हो, बोलते तो इस स्टोरी में यही था, ठीक है, ये बेटा बड़ा हो गया, ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हो गया, ये पूरी कहानी आपको उसके अंदर बताई गई है, ठीक है। वो जब उसके बेटे को पकड़ा जाता है वो वाला सीन आता है, ठीक है, मेरा बाप आएगा, तो पता चल गया कि पाकिस्तान में उसके बेटे को पकड़ा है, अभी जो सनी देओल जी हैं, ठीक है, उनको छुड़वाने के लिए जाएंगे। तो 90% कहानी आपको आइडिया आई जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिनेक्टकी, की थोड़ा सा पार्ट देखकर आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। वैसे तो हम बोलते हैं ना पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, बट ऐसे ट्रेलर में पिक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, क्या करें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसे कि द पुअर ऑलवेज वर्क डे एंड नाइट टू अर्न देयर ब्रेड, गरीब पूरे दिन रात मेहनत करता है सिर्फ खाना जुटाने के लिए, ठीक है। इससे समझ में आ गया कि गरीब कितना है, ठीक है, मतलब उसके पास इतना है ही नहीं कि अगर वो काम ना करे तो, एक जगह काम ना करे तो फिर भी वो घर पे खाना दे सकता है, वो उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गरीब है इस स्टेटमेंट से। तो पूरी कहानी पता चल गई, फिर आप अज्यूम कर उसका घर कैसा होगा, ठीक है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे, मतलब आप पूरी कहानी को विजुअलाइज कर सकते हो। तो दैट इज़ द सिनेक्टकी। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, मेरे हिसाब से कुछ बाकी रहा नहीं है, ओके, मैंने सब कुछ कवर अप करवा लिया है, बट फिर भी, ठीक है, फिर भी है ना, अभी हम लोग जब नेक्स्ट सेशन करेंगे ना, जिसमें मैं सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो 2-2 मार्क के अपने आने वाले हैं, अपनी बुक में से ही लूँगी, ठीक है, जो भी हमारा है सारे के सारे पोएम्स, ठीक है, उसी में से उठा के मैं आपको समझाऊंगी। अगर उसमें मुझे कोई स्टेटमेंट्स के दौरान कुछ पता चला कि यार मैंने ये नहीं समझाया, तो मैं आपको उस टाइम पे ज़रूर समझा दूंगी, बट जहाँ तक मेरा आइडिया है मैंने हर एक से आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अभी मिलेंगे हम लोग सेकंड पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशंस करते दौरान हम स्टेटमेंट्स को समझ रहे हैं, क्योंकि मीनिंग समझना अलग बात है और स्टेटमेंट के अंदर वो अप्लाई करना अलग बात है, ठीक है। तो अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि हम एग्जाम में उसको अच्छे से लिख पाएँ। तो चलो बच्चों, बताना ये सेशन कैसा लगा आपको, मज़ा आया, ठीक है। मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी अजीब ही होगी बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ, मैं आपको ये पूरे वीडियो में अटेंशन आपका पकड़ पाऊँ और आपको अच्छे से मीनिंग बता पाऊँ कि सबका मीनिंग क्या होता है। तो मिलते भी हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, बट अपनी स्टडी को जारी रखिएगा, ठीक है। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।